दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेसन 9 की तरफ, जो है कि लगन कुंडली क्या होती है। इतने दिनों से हम पिछले लेक्चर्स में थोड़े बेसिक्स जान रहे थे कि प्लेनेट कौन से होते हैं, लगन किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, उनके मालिक कौन हैं और कौन से ग्रह हैं जो किस राशि को अपनी राशि उनकी होती है और किस में वो उच्च के हो जाते हैं और किस में वो नीच के हो जाते हैं, यानी उनका राजयोग बन जाता है या कुंडली में वो बाध्य हो जाते हैं नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए। आज हम आगे बढ़ते हैं, हम लगन कुंडली के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी कुंडली ड्रॉ नहीं की या आपको अभी तक पता नहीं है, आपने अपना टेवा कहीं नहीं दिखवाया है, तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कुंडली की डिटेल्स डाल के अपनी डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा वैसे वैसे आप अपने कुंडली को खुद ही स्टडी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एस्ट्रोसेज वेबसाइट को ही फॉलो करता हूँ, वहीं पे डिटेल्स डालता हूँ। और अगर आप कोई और वेबसाइट पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एस्ट्रोसेज का कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं क्योंकि खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको वो वेबसाइट सजेस्ट कर रहा हूँ। एस्ट्रोसेज की ऐप भी होती है, आप बहुत जल्दी से अपनी डिटेल उसमें देख भी सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज वेबसाइट पे जाके आप अपना नाम भर सकते हैं, उसके बाद आप कहाँ पे पैदा हुए, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स डालने के बाद वो आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। और आपकी प्रोफाइल खुलने के बाद आप उसको उसमें अपनी लगन कुंडली को ढूंढ सकते हैं। लगन कुंडली जो भी होगी उसमें यहाँ पे ल लिखा होगा और ये आपकी जन्म कुंडली या मेन कुंडली है जिसको लगन कुंडली कहा जाता है। इसके अलावा नवांश देखा जाता है, चंद्र कुंडली देखी जाती है, एक बार चलित चार्ट भी देखा जाता है। ये सब मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन ये जो सामने आपके ऐसे करके एक बॉक्स बना, ये है क्या दोस्तों? ये इस तरीके से है जैसे मान लीजिए धरती पे कोई बच्चा पैदा हुआ और वहीं से स्काई की तरफ फोटो खींची गई, तो कौन सा प्लेनेट कहाँ पे स्थित था उसी को यहाँ पे प्लॉट कर दिया जाता है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जैसे एक सर्कल सा बना होता है और उसमें प्लैनेट्स को प्लॉट किया होता है, वो इसी की तरह होता है। और ये जो चार्ट है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, साउथ इंडियन स्टाइल अलग तरीके का होता है, ईस्ट इंडियन स्टाइल अलग तरीके का होता है। तो जहाँ ल लिखा होता है ये हमारा फर्स्ट हाउस है। उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये सेकेंड हाउस हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12। अब दोस्तों यहाँ पे ये हाउस की बात हो रही है, यानी ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है। राशि यहाँ कोई भी हो सकती है, केवल मेष लगन की कुंडली होगी जिसमें हाउस भी फर्स्ट है और साथ ही साथ राशि भी फर्स्ट है। यानी पहले घर में पहली राशि है, दूसरे घर में दूसरी राशि है, तीसरे घर में तीसरी राशि, इसी तरीके से 12वें घर में 12वीं राशि है केवल मेष लगन की कुंडली में। मान लीजिए वृष लगन की कुंडली है तो पहले घर में 2 नंबर राशि होगी, यानी घर वो पहला है लेकिन राशि दूसरी है, यानी उस घर की अथॉरिटी 2 नंबर राशि को मिली हुई है, घर वो पहला है। जैसे मान लीजिए हम किसी कोई एक किसी एड्रेस पे जाते हैं और वहाँ पे घरों की नंबरिंग पड़ी हुई है, पहले घर का नंबर है 21, फिर 22, 23, 24, तो जो पहला घर है वो 21 नंबर का है, घर वो पहला ही है। उसी तरीके से जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये पहला घर है और अभी इसमें राशि 1 है, तो हम मान सकते हैं कि ये मेष लगन की कुंडली है। लेकिन अभी हम केवल यहाँ पे हाउसेस की बात करेंगे, लगन कौन सा होगा और क्या रिजल्ट मिलेगा वो आने वाले दिनों में धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। तो पहले घर से क्या विचार किया जाता है? पहला घर है, ये है आपका शरीर, यहाँ से आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है वो भी देखा जाता है। यहाँ से ये भी देखा जाता है कि आपका सर, आपका आप कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्य। उसके अलावा आप में कितना बल है यानी स्ट्रेंथ है। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, अर्ली एजुकेशन, जैसे बच्चा जो पैदा होता है शुरू के 2-3 साल की जो एजुकेशन होती है वो भी यहाँ से देखी जाती है। आपकी दादी के बारे में भी यहीं से देखा जाता है। और साथ ही साथ आपका चरित्र,
आपका रंग, आपकी मानसिकता, दिमाग, ये सारी चीज़ें पहले घर से देखी जाती है। दोस्तों, अगर आप अभी तक एक नोटबुक लगाकर सारे लेक्चर्स को नोट नहीं कर रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली जो भी आप लेक्चर सुनते हैं तो आप उसको नोट करते रहें, और साथ ही साथ आप अपनी कुंडली की प्रिंट आउट रखें सामने, ताकि जब भी कोई बात आएगी, मान ली पहले घर में ये वाला प्लेनेट है, ये वाला ग्रह है, तो आप उसको नोट करते चलें ताकि आपके लिए समझना आसान हो। तो पहला घर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहले घर में जो राशि पड़ी होगी, उस राशि को, उसके मालिक को इस पूरी कुंडली की अथॉरिटी मिली होती है। जैसे मान लीजिए अगर मेष लगन ही है, तो मेष लगन में उसके मालिक मंगल देव होते हैं। तो मंगल देव को इस पूरी कुंडली की अथॉरिटी मिली हुई है। और मंगल मेष राशि के जो लोग होंगे उनमें मंगल के गुण पाए जाएंगे, तो इसलिए उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। दिमाग के वो तेज़ होंगे और उनका दादी वाला पक्ष भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से उनका शरीर और बाकी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये चीज़ हम मान के चलते हैं। अगर यहीं पे कोई पापी प्लेनेट बैठा होगा तो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, या मान लीजिए मंगल देव यहाँ खुद बैठे हैं, तो नेचुरल सी बात है, उनका अपना घर है तो उनका राजयोग हो गया। या सूर्य देव बैठे हैं, वो यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड हाउस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम इंसान के पास कितने पैसे हैं उसको देखा जाता है, धनेश भी कहा जाता है इसे। तो सेकंड घर से हम एक तो धन के लिए देखते हैं, परिवार के लिए देखते हैं, कोई इंसान कैसी लैंग्वेज बोलता है या वाणी कह लीजिए, वो भी इस घर से देखा जाता है। उसका चेहरा कैसा होगा वो भी यहीं से देखा जाएगा। उसका माउथ यानी मुख कैसा होगा, वो अपनी स्कूल की पढ़ाई कैसी करेगा, वो भी इस चीज़ से देखा जाएगा। और परिवार के लिए ये स्पेशली ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहीं पे उसके दांत के बारे में भी देखा जाएगा, और साथ ही साथ आइज़ के बारे में भी देखा जाएगा। दोस्तों, आइज़ के बारे में इस घर से और 12वें घर से विचार किया जाता है, लेफ्ट आई और राइट आई में। तो यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि धन, परिवार, उसकी लैंग्वेज कैसी है, वाणी, उसका चेहरा, उसका माउथ, दांत, स्कूल की पढ़ाई, और जो उसकी आइज़ हैं उसके बारे में यहाँ से देखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा घर है, इसे पराक्रम का घर भी कहा जाता है। यहाँ से हम देखते हैं छोटे भाई बहन के बारे में, यानी यंगर सिबलिंग्स। फिर कितना उसमें साहस है, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, तो साहस और पराक्रम भी यहीं से देखा जाएगा। कोई भी जो छोटी यात्रा होती है उसको भी इस घर से देखा जाता है। उसके अलावा गला, गर्दन और ईयर्स के लिए भी यही घर देखना होता है। तो दोस्तों, जो भी हमने ये चीज़ें कही, छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, छोटी यात्रा, गला, गर्दन और कान के बारे में, इसके अलावा जो भी हम खेल कूद करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो निस्संदेह उसका थर्ड घर अच्छा होगा, जिसकी वजह से वो खेल कूद अच्छी कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो चौथा घर होता है, इसको सुखेश भी बोलते हैं, यानी सुख का घर। तो सुख हमें कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो बच्चे को सुख अपनी माता के साथ मिलता है, तो माता का विचार इसी घर से किया जाता है। वाहन सुख, वो भी इस घर से देखा जाता है। प्रॉपर्टी सुख, मकान सुख, प्लॉट, वो भी इस घर से देखे जाते हैं। जो इन जनरल हम कहें सुख सुविधा, वो इसी घर से विचार की जाती है। उसके अलावा अगर किसी की ज़मीन जायदाद है, वो भी यहीं से देखी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी को हम ये कहें कि उसे जनता का समर्थन मिल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए भी ये घर देखा जाएगा।
अगर मान लीजिए चेस्ट की या लंग्स की या हार्ट की परेशानियां होती हैं, वो भी इस घर से विचार किया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, मान लीजिए हाई स्कूल की पढ़ाई करेगा, वो इस घर से देखा जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद पहले स्कूल की शिक्षा, फिर आगे स्कूल की शिक्षा, फिर यहाँ पे हाई स्कूल की शिक्षा, ऐसे करके विचार किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें घर के लिए। दोस्तों, पांचवें घर को अनिश्चित घर कहते हैं, यानी इससे वो चीज़ों का विचार किया जाता है जिसका भविष्य में क्या होना है, उसके लिए हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लॉटरी के बारे में विचार करते हैं, वहीं पे जुआ, सट्टा, या मान लीजिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसके अलावा लव, रोमांस, भाग्य, पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड के लिए, और बुद्धि के लिए भी इस घर का विचार किया जाता है। और यहीं पे हम साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि कॉलेज की एजुकेशन वो भी इस घर से देखी जाती है, जिसे टेक्निकल शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि स्कूल की शिक्षा के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी ब्रांच में जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा मेडिकल, नॉन मेडिकल लिया और आगे इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो इस घर से विचार किया जाएगा। कई बच्चे होते हैं स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ते, लेकिन आगे चल के कॉलेज में बहुत अच्छा करते हैं, तो वो इसी घर की वजह से होता है। तो दोस्तों, पांचवें घर के बाद हम छठे घर पे बढ़ते हैं। छठा घर जो होता है, इसको अच्छा घर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस घर से हम रोग, शत्रु, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, अगर हम बैंक के कोई लोन लेते हैं वो, हमारी इंटेस्टाइन्स, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट का केस है, कोर्ट केस, कोई भी हम कंपटीशन क्लियर करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा मेडिकल के एग्ज़ाम दे रहा है, कोई जेईई के दे रहा है, इंजीनियरिंग के, तो वो कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएगा, तो इस घर से उसका विचार किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवां घर जो होता है, ये लगन के डायरेक्टली ऑपोजिट होता है, तो ये होता है स्पाउस का। यहाँ से हम लाइफ पार्टनर या बोल लीजिए कि स्पाउस के बारे में देखेंगे। बिजनेस पार्टनर के बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है। जो हमारी डेली इनकम है, मान लीजिए कोई लेबरर है, किसी दिन उसको दिहाड़ी मिली, किसी दिन काम नहीं मिला, तो डेली इनकम जो होती है वो भी इस घर से विचार किया जाता है। उसके अलावा कई लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, तो डे टू डे ट्रेडिंग के लिए पांचवें घर के अलावा ये घर भी देखा जाता है कि डे टू डे इनकम उनकी कैसी हो रही है। वहीं पे उनका व्यवसाय कैसा होगा, उसके लिए भी इस घर को देखा जाता है। फिर हवाई यात्रा के लिए भी ये घर देखा जाता है। और जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लीजिए किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए भी यही घर देखा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं आठवें घर में। आठवां घर हमारी लाइफ के लिए देखा जाता है, या मान लीजिए मृत्यु के लिए देखा जाता है, तो हमारी कितनी लाइफ होगी वो इस घर से देखा जाता है। इसी के अलावा हमें जो ससुराल पक्ष होता है वो हमारा कैसा होगा, वो भी इस घर से देखा जाता है। अगर लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं तो वो भी इस घर से देखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई रिसर्चर है और वो गहरी खोज में लगा हुआ है, तो वो भी इस घर से देखा जाता है। गहरी खोज, वो भी इस घर से देखा जाता है। उसके अलावा हमें मृत्यु के साथ साथ जो मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, यानी बीमारी, जो ऐसी बीमारी जो लंबी चले, जो आगे चल के जिसकी वजह से मृत्यु हो, वो भी इस घर से ही देखा जाता है। हमारा इंटरेस्ट हो ओकल्ट साइंसेस में, ओकल्ट साइंसेस जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरोट रीडिंग है, वो भी इस घर से देखा जाता है।
साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिनको गुप्तांग भी कहा जाता है, मान लीजिए किसी को HIV एड्स की प्रॉब्लम हो गई या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई जो प्राइवेट पार्ट्स की होते हैं गुप्तांग की, तो वो भी इस घर से ही देखा जाता है। जो 9वां घर है, इससे हम कितने धार्मिक हैं उस चीज़ का विचार किया जाता है। धर्म में हमारी कितनी रुचि है, या मान लीजिए हम कितने भाग्यशाली हैं, वो भी इस घर से देखा जाता है। ईश्वर की हमारे ऊपर कैसी कृपा होगी, अच्छी कृपा होगी या नहीं, उसके लिए भी देखा जाता है। तो धर्म में रुचि, ईश्वर, भाग्य, इन चीज़ों से देखी जाती हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पिता के लिए, हिप्स के लिए ये वाला घर ही देखा जाता है। दोस्तों, जैसे हमने 5वें घर से देखा कि हमारी कॉलेज की प्रारंभिक पढ़ाई कैसी होगी, टेक्निकल शिक्षा, यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जातक जातिका है, वो पूछते हैं कि क्या हम विदेश में जाके PhD कर पाएंगे या हम मास्टर डिग्री के लिए विदेश जा पाएंगे, तो इस घर से विचार किया जा सकता है। अगर इस घर का मालिक उच्च का हो या यहीं पे बैठा हो, तो वो जातक जातिका एक न एक दिन बहुत अच्छे कॉलेज में या फॉरेन में जाके अच्छी डिग्री प्राप्त ज़रूर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां घर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है, क्योंकि इस घर से हम प्रोफेशन के बारे में देखते हैं। अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं नौकरी के लिए कि हमारी नौकरी हम कैसी करेंगे, नौकरी हमारी किस टाइप की होगी, सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी। तो प्रोफेशन के लिए ये वाला घर देखा जाता है। मान लीजिए हम कर्म कैसे करते हैं, किस टाइप का कर्म करते हैं, वो यहीं से देखा जाता है। उसके अलावा पिता के लिए यहाँ से भी विचार किया जाता है 9वें घर के अलावा। ओवरऑल हमारा सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा, हमें क्या मान सम्मान मिलेगा, वो भी इस घर से ही देखा जाता है। कोई इंसान कितना प्रसिद्ध है, वो भी इस घर से देखा जाएगा। शासन यानी पॉलिटिक्स में जो लोग जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये घर देखा जाता है। साथ ही साथ जो घुटने के जोड़ होते हैं, नी और लेग्स, उसके लिए भी ये घर देखा जाता है। अब इसके बाद हम 11वें घर पे पढ़ते हैं। तो 11वां घर जो होता है, इससे हम ओवरऑल लाभ देखते हैं। लाभ, मान लीजिए यहाँ से पैसे कमाए तो पैसे का लाभ अगले घर से देखा गया। मान लीजिए हमने प्रॉपर्टीज़ कमाई, उसका लाभ। तो ओवरऑल जो लाभ होता है वो इस घर से देखा जाता है। इस घर को इच्छा पूर्ति का घर भी कहा जाता है। मान लीजिए इस घर का ही राजयोग हो, तो वो इंसान अगर कोई इच्छा करता है, ऑफ कोर्स उसके लिए ऐसे कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन वो इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। उसके अलावा हम इसमें बड़े भाई बहन का भी विचार करते हैं, एल्डर सिबलिंग्स। अगर किसी को छोटी बीमारी है तो वो भी इस घर से विचार की जाती है। उसी के अलावा कान के लिए भी इस घर को विचार किया जाता है। तो तीसरे घर के अलावा 11वें घर से भी कान का विचार किया जाता है। हमारे जो पैर होते हैं, यानी घुटने के नीचे का एरिया होता है, उसके लिए भी यहाँ से विचार किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी का पुत्र है तो पुत्र वधू, अगर मान लीजिए पुत्री है तो दामाद, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है, क्योंकि ये 5वां घर जो संतान का घर है उसके डायरेक्टली ऑपोजिट है। तो पुत्र वधू या दामाद का विचार भी इसी घर से किया जाता है। अब दोस्तों 12वें घर की तरफ बढ़ते हैं। 12वां घर जो होता है, इसे हमारी कोई इंसान फॉरेन में जाके पक्का फॉरेन में सेटल होना चाहता है, तो उसके लिए इस घर से ही विचार किया जाते हैं। इसी के अलावा कोई इंसान को जेल जाना पड़ता है, या मान लीजिए उसको उसकी जो भी कितने वो खर्च करता है, कितना खर्चीला है, वो चीज़ देखी जाती है। जो बेडरूम लाइफ होती है, यानी अगर कोई लड़का है या लड़की है, उनकी शादी हो गई, तो बेडरूम लाइफ के लिए भी ये घर देखा जाता है। उसके अलावा जो हम स्लीप लेते हैं, यानी हमारी नींद कैसी आएगी, वो यहाँ से देखा जाएगा। खर्चों में दोस्तों हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस जो बहुत लंबे चलते हैं,
वो भी इस घर से देखे जाते हैं। साथ ही साथ जो पैरों में या तलवे पे मोच आ जाती है वो भी इस घर से ही देखा जाता है। तो दोस्तों इन 12 घरों में आपने एक चीज़ ये नोट करी कि कुछ ऐसे घर हैं जो अच्छे घर माने जाते हैं, उनमें केंद्र का घर है, चारों के चारों ये अच्छे घर माने जाते हैं क्योंकि ये केंद्र के घर हैं। इसके अलावा 5वां घर है और 9वां घर है, 11वां घर है, ये अच्छे घर माने जाते हैं। इससे हम विचार करते हैं कि इंसान की कुंडली में, जातक की कुंडली में, जाति की कुंडली में क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और परिवार और धन के लिए हम दूसरा घर भी देखते हैं। वहीं पे दोस्तों जो तीसरा घर है इसको हम फिलहाल येलो कलर दे देते हैं क्योंकि पराक्रम करने से ही हमें चीज़ें मिलती हैं। अगर कोई इंसान पराक्रम ही नहीं करेगा तो उसे मिलेगा क्या। और वहीं पे पहले ज़माने में जैसे किसी को छोटी यात्रा पे जाना पड़ता रहता हो रेगुलरली, तो उस टाइम पे आधुनिक व्हीकल्स नहीं थे, तो कभी जंगलों से जाना पड़ता था, रात कहीं काट रहे हैं, तो इतना अच्छा नहीं माना जाता था। तो पुरानी एस्ट्रोलॉजी में जो थर्ड घर है इसको बुरा मानते थे, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आजकल लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, या रेल रेल ट्रैक हैं, बहुत सारी रेल यात्रा लोग करते हैं, तो बड़े आराम से इस चीज़ को कर पाते हैं। या मान लीजिए कुछ बीमारियां हैं, उनके लिए अब वैक्सीन आ गई हैं, तो इसलिए जो 11वां घर है उसको हमने ग्रीन में रखा हुआ है, पहले ये भी येलो कलर में ही था। वहीं दोस्तों हम रेड कलर की तरफ बढ़ते हैं, तो जो 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है, इसको अच्छा घर नहीं माना जाता। 6th हाउस क्योंकि रोग, शत्रु और दुर्घटना इसी घर से देखी जाती हैं। 8वां घर क्योंकि ये हमारी लाइफ का है, मृत्यु का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, स्ट्रगल्स का है, वो यहीं से देखा जाता है। और 12वां घर क्योंकि कोई इंसान जेल जाता है, या उसकी नींद अच्छी नहीं है, या उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, तो हॉस्पिटल के खर्चे, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। वहीं पे दोस्तों आज की डेट में फॉरेन सेटलमेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छी बात माने जाने लग गई है। आजकल लोग कुंडली दिखाते हैं, पूछते हैं मैं क्या पक्का फॉरेन में सेट हो जाऊंगा कि नहीं, तो ये ऐसी चीज़ है जो 12वें घर से ही देखी जाती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमें लोन लेना है, तो वो भी 6th हाउस से देखा जाता है। और वहीं पे मान लीजिए हमें कोई कंपटीशन क्लियर करना है, मान लीजिए नौकरी के लिए किसी को आईएएस बनना है, तो ये चीज़ इस घर से देखी जाती है, 6ठे हाउस से। और वहीं कोई बंदा गहरी खोज में लगा हुआ है तो वो भी 8वें घर से देखा जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पॉजिटिव भी इन तीनों घरों से देखते हैं। अदरवाइज नॉर्मली देखा जाए तो 6, 8, 12 जो घर होते हैं ये अच्छे घर नहीं माने जाते। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो 6, 8, 12 में बैठे हों तब भी कारक होते हैं, तब भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक ब्रॉड आइडिया ये है कि इन अलग अलग घरों से अलग अलग चीज़ों का विचार करते हैं। आप अगर आप अपनी कुंडली सीख रहे हैं अभी, और मान लीजिए आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता है कि नौकरी ढूंढने के लिए 6th हाउस इम्पॉर्टेंट है, कोई अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो। और वहीं पे आपको 10th हाउस देखना है कि 10th हाउस में आप प्रोफेशन कैसा करेंगे। एक बार आप अपने 7वें घर की तरफ भी देख लें क्योंकि वहाँ से भी आपका व्यवसाय क्या होगा उसके बारे में देखा जा सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी कोई बीमारी चल रही है, मान लीजिए आपकी घुटने की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके 10th हाउस में ऐसा तो नहीं है कि कोई मंगल या कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है जो आपको घुटने की प्रॉब्लम दे रहा है। अगर वो कुंडली में कारक नहीं है तो आप उसके बीज मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या दान कर सकते हैं ताकि उस प्लैनेट को शांत किया जा सके। वहीं पे दोस्तों महादशा अंतरदशा भी देखनी ज़रूरी होती है कि कैसे आप उसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 1 या 2 बार और इसको सुन लीजिए। लगन कुंडली में कौन से घर से क्या चीज़ विचार करनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप 1 या 2 बार सुनेंगे तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। और इन जनरल दोस्तों जब भी हमारे सामने कोई कुंडली आती है सबसे पहले हमें लगन कुंडली ही देखनी होती है। उसके बाद हम आगे विचार करते हैं कि लगन के मालिक बैठे कहाँ हुए हैं, उन पे किसकी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है या पाप दृष्टि है। तो अभी फ़िलहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको कोई कुंडली विश्लेषण करानी है तो आप दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है,
और वैसा ही आप आगे फॉलो करके अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत